नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, साथ ही बात करेंगे GHMC इंतखाबात की और ख़ास तौर पर बिहार की। सबसे पहले बात GHMC इंतखाबात की। GHMC इंतखाबात के लिए हर सियासी पार्टी अपने तौर पर तैयारी कर रही है। हर किसी का अपना एजेंडा है और इस मरतबा ख़यास है कि बल्दी इंतखाबात काफ़ी सख्त रहेंगे, यानी कि हुक्मरान जमात TRS के लिए ये इंतखाबात आसान नहीं होंगे। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, नए एजेंडे और नए ऐलानात सामने आ रहे हैं। बल्दिया में TRS और MIM बेहतर हालत में हैं, लेकिन अब की बार उनकी ये पोजीशन काफ़ी ख़तरे में मालूम हो रही है। एक जानिब शहर में हुई बारिश और फिर सैलाब ने जहां आवाम को बरहम किया है, वहीं अब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम पर भी काफ़ी हंगामा बरपा है। हुकूमत ने मुतासरीन को 10,000 देने का ऐलान कर रखा है, लेकिन इस रकम की तकसीम में काफ़ी खुर्द-बुर्द हो रहा है। अवाम का कहना है कि कई जगह कॉरपोरेटर्स और उनके हवारी रकम की तकसीम में खयानत कर रहे हैं। इस पर ताहाल कई शिकायतें की जा चुकी हैं। हुक्मरान जमात को इस मामले में काफ़ी पशेमानी का सामना है। वाज़ेह रहे कि दीगर बल्दी मसाइल भी लाजमी तौर पर इंतखाबात के पेश नज़र उभर कर सामने आए हैं। खस्ता हाल सड़कें, बरखी तारों के मसाइल, ड्रेनेज लाइन की कमज़ोरियाँ और साफ़ पानी की सरबराही सबसे ज़्यादा फोकस में है। ऐसे में हालिया सैलाब ने कई इलाकों में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। कई नशीबी इलाके अभी भी सैलाब के बाद के मसाइल से दोचार हैं। कई इलाकों से अभी भी गंदे पानी की निकासी में बल्दी हुक्काम नाकाम हो गए हैं। हत्ता के कुछ इलाकों में आवाम ने हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए दिवाली के मौके पर दिए जलाए थे। हुकूमत की तवज्जो आजकल लिंक रोड्स और नए इलाकों में ब्रिज वगैरह बनाने पर मरकूज़ है। ख़दीम इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान वाज़ेह है, लेकिन शायद हुकूमत इन इलाकों से ज़्यादा तवक्को भी नहीं रखती है। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी मसाइल की बुनियाद पर आवाम में जाने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में बल्दी मसाइल को उठाते हुए हर वार्ड में एहतजाज और शऊर बेदारी के प्रोग्राम भी तय किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आइंदा 1-2 हफ्ते में हर पार्टी अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दे। उधर अपने वजूद का एहसास करवाने के लिए बेचैन BJP इस मरतबा अपना फ़िरका वाराना कार्ड खेलना चाहती है। दुब्बाक असम्बली हल्के में होने वाली कामयाबी से BJP कैडर में काफ़ी जोश है। BJP कायदीन का भी कहना है कि वो इस कामयाबी को GHMC इंतखाबात में मिसाल के तौर पर पेश करेंगे, जबकि बल्दी हलकों में BJP काम की बुनियाद पर वोट मांगने की पोजीशन में नहीं है। इस सिलसिले में BJP कायदीन के तुंदो तेज़ जुमले और शरअंगेज़ बयानात सामने आ रहे हैं। दुब्बाका में भी BJP कायदीन ने बड़ी हद तक फ़िरका वाराना बयानात का इस्तेमाल किया था। ताज़ा तौर पर BJP के रियासती सदर बंडी संजय और नौ मुंतखबा MLA रघुनंदन राव ने बल्दी इंतखाबात में अपने एजेंडे का इशारा दे दिया। वो शहर में फ़िरकावारियत की बुनियाद पर वोटों को तकसीम करना चाहते हैं। बंडी संजय ने यहाँ तक कह दिया कि बल्दी इंतखाबात दरअसल देशभक्तों और देशद्रोहियों के दरमियान मुकाबला है। खैर, उनके इस मजाक पर आवाम की एक बड़ी तादाद को ज़रूर हैरत हुई है, लेकिन उनका एजेंडा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि भाग्यनगर को देशभक्त अवामी नुमाइंदों की ज़रूरत है, जबकि बल्दी इंतखाबात हैदराबाद में होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब दुब्बाक के रुकने असम्बली रघुनंदन राव ने कहा कि वो शहर हैदराबाद में दुब्बाक के नतीजे को दोहराने की कोशिश करेंगे और ज़रूर मकामी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नताइज क्या होंगे और किस करवट बैठेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िरका वाराना माहौल पैदा करने की कोशिश से ज़रूर आवाम को नुकसान होगा और इस मरतबा शायद हैदराबाद में भी उत्तर प्रदेश और बिहार असम्बली इंतखाबात जैसे हालात देखने को मिलेंगे। इसमें शहर के भाईचारे, मोहब्बत और रवादारी को शदीद नुकसान का इम्कान है। BJP इस खुशगुमानी में है कि रियासत में भाजपा लहर है, जबकि तेलंगाना में हालिया कुछ दिनों से सर्दी की लहर देखी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत का मानना है कि TRS को आवाम का भरपूर एतमाद हासिल है। उधर आवाम इस बात से नाखुश है कि वज़ीर आला KCR यकतरफा फैसले करते हैं। घरानी मामले में आवाम की जानिब से काफ़ी शुकूक का इजहार किया जा चुका है। तरक्की के दावे कामयाब होंगे, फ़िरकावारियत रंग लाएगी या अवामी खिदमत काम आएगी, इसका फैसला आवाम करेंगी। अब बात बिहार की। BJP ने रियासत बिहार में एक तीर से कई शिकार किए हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार का खत घटाने में कामयाबी हासिल की गई, वहीं अपना दबदबा भी बढ़ा लिया
एनडीए ने न सिर्फ बिहार में इख्तिदार पर दोबारा वापसी की, बल्कि इस मरतबा उसने अपनी बरतरी बरकरार रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जीत कर भी हार गए हैं। जनता दल यू के सरबराह नीतीश कुमार ने 7वीं मरतबा बिहार के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। बिहार के गवर्नर फागू चौहान ने नीतीश कुमार को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नीतीश कुमार के अलावा कुछ दीगर कायदीन ने भी हलफ लिया, जिनमें सबसे अहम नाम बीजेपी के तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी का है। इन दोनों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज किया गया। सबसे अहम सवाल लोगों के दिलों में ये उठ रहा है कि बीजेपी ने इन इंतखाबात में साल 2015 के मुकाबिल जेडीयू से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया गया? सियासी तजिया निगारों का मानना है कि इस इकदाम से एनडीए से बड़े इत्तेहादी जमाती अकाली दल और शिवसेना ने अलहदगी अख्तियार कर ली और इस सूरत हाल में पार्टी फौरी तौर पर जेडीयू को खोना नहीं चाहती। इसीलिए बीजेपी ने जेडीयू से अच्छे मुजाहरे के बावजूद चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए दावा नहीं किया। यह भी कहा जा रहा है कि शुरू से ही एनडीए ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रखा था। अब अचानक चेहरा तब्दील करने से नए मसाइल पैदा हो सकते हैं और यहाँ भी फूट पैदा हो सकती है, क्योंकि एनडीए के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी ने जहां चीफ मिनिस्टर के लिए नीतीश कुमार को मुंतखब किया, वहीं 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बीजेपी के हैं। इसके अलावा स्पीकर का ओहदा भी बीजेपी के पास ही होगा। काबीना में बीजेपी को ज़्यादा नुमाइंदगी मिलेगी। सियासी हिकमत अमली के तहत नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज तो कर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने उनका खत छोटा करने में कामयाबी हासिल की है और अपनी बरतरी का सबूत दे दिया। रियासत में बीजेपी ने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के ओहदे हासिल कर लिए, जिनके नाम तारकेश्वर यादव और रेणु देवी हैं। रेणु देवी को बिहार की पहली नायब वज़ीर आला होने का एजाज़ हासिल हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस इक़दाम से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को ज़ोरदार झटका लगने वाला है, क्योंकि रेणु का ताल्लुक इंतहाई पसमानदा तबका नवीना से है और बीजेपी इस तबके को अपनी तरफ खींचना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में इंतहाई पसमानदा तबकात का वोटर अब तक जनता दल यू का बड़ा वोट बैंक तस्वुर किया जाता है, लेकिन रेणु देवी के नायब वज़ीर आला बनने के बाद उनका रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ेगा। इससे वाज़ेह हो जाता है कि बीजेपी अपने ही हलीफ जमात जनता दल यू का वोट बैंक अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई है और उसकी शुरुआत कर दी गई है। बिहार के मौजूदा असम्बली इंतखाबी नतायज के मुताबिक आरजेडी पहले, बीजेपी दूसरे और जनता दल यू तीसरे नंबर पर है। बीजेपी ने बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने और नीतीश कुमार का खत छोटा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये बात सभी जानते हैं। बीजेपी क़यादत ने नीतीश कुमार के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के कायद चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, उन्हें तनहा इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया। बीजेपी कायदीन ये भी मानते हैं कि चिराग पासवान ने कम से कम 20 सीटों पर जनता दल यू को नुकसान पहुंचाया, वरना उसकी नशिस्तें और ज़्यादा होती। मामला साफ नज़र आता है, नीतीश कुमार को नुकसान चिराग पासवान की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से हुआ। नीतीश कुमार की कम सीटों पर कामयाबी के लिए चिराग पासवान नहीं बल्कि उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आपको याद होगा कि बिहार की इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी के किसी भी कायद ने और ना ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान पर तनकीद की। हालांकि नतायज की इजराई से कबल एग्जिट पोल्स के मुताबिक रियासत में महागठबंधन के इख्तिदार पर आने की पेशकयासी की जा रही थी। अजीम इत्तेहाद के जलसों में मौजूद इंसानी सरों का समंदर इस बात की पेशकयासी कर रहा था कि अवाम बदलाव के मूड में है और रियासत में एनडीए इख्तिदार से बेदखल होगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और इंतखाबी नतायज की इजराई के बाद इब्तिदाई रुझान में महागठबंधन को बरतरी हासिल थी। इसके बाद अचानक पूरा मामला उलट हो गया, एनडीए को बरतरी हासिल हो गई। नतायज पर कई तरह के सवाल उठाए गए, ताहम इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद की है। बावजूद इसके कि लोगों के दिलों में यह सवाल ज़रूर उठ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर हुआ है। ये कहा जा सकता है कि बिहार में बीजेपी खिज़ां का मौसम आते आते रह गया, लेकिन जिस तरह से बड़ी पार्टी होने के बाद चीफ मिनिस्टर का ओहदा नीतीश कुमार को दिया गया और मुस्तकबिल में उनके वोट बैंक को छीनने के लिए इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया, इससे जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के लिए ये सफ़र फूलों भरा तो साबित नहीं होगा। You have Nitish Kumar taking the oath as the Chief Minister of Bihar for the 4th consecutive term and 7th time as Bihar's Chief Minister.
अच्छा, हेलो, यहाँ तो बहुत भीड़ ही वो है क्या मैं तो यहाँ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की मुसलसिल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का हिंदुस्तानी अफवाज मुस्तैदी से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलसिल गलत बयानी और झूठ के पलिंदे का भी हिंदुस्तान जवाब दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की जानिब से आयद किए गए इल्ज़ामात पर हिंदुस्तान ने कहा कि पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी हमले में शामिल होने के सबूत होने का दावा गैर हकीकी है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा की एक और बेकार कोशिश है। हिंदुस्तान के खिलाफ सबूत होने के नाम निहाद दावों में कोई सदाकत नहीं है और ये फर्जी और गैर हकीकी है। बैनुल अक़वामी बिरादरी इसकी चालों से वाकिफ़ है और पाकिस्तान के दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने के सबूतों को इसकी खुद की क़यादत ने कबूल किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आलमी दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन मिला था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उसे पार्लियामेंट में शहीद करार दिया था। उन्होंने पाकिस्तान में 40,000 दहशतगर्दों के होने की बात कबूल की है। उनके साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में अपने वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के शामिल होने और कामयाबी का दावा किया। इस दहशतगर्दाना हमले में 40 हिंदुस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी माहिदे पर अमल नहीं कर रहा है, वो हिंदुस्तानी सरहद में दहशतगर्दों की दरअंदाजी के लिए मुसलसिल गोलाबारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दाखिली सियासी और इक़्तिसादी नाकामियों पर से तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर ऐसी कोशिशें कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि प्रेस की आज़ादी पर कोई भी हमला कौमी मफादात के लिए नुकसानदा है और सभी को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। कौमी यौम प्रेस के मौके पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कोविड वबा के दौरान मीडिया का रोल और मीडिया पर उसके असरात के मौजू पर एक वेबिनार में पहले रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम में नायब सदर ने कहा कि जमहूरियत आज़ादी और बेखौफ प्रेस के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में प्रेस हमेशा जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत बनाने और तहफ़्फ़ुज़ात का चेहरा रहा है। नायब सदर ने जोर देकर कहा कि एक मजबूत, आज़ाद और रोशन मीडिया जमहूरियत को मुस्तहकम करने और क़ानून की आइनी हुक्मरानी को मजबूत बनाने में एक आज़ाद अदलिया जैसे अहम है। सहाफ़त को एक मुक़द्दस मिशन बताते हुए लोगों को बाइख्तियार बनाने और कौमी मफादात की हिफाजत में अहम किरदार अदा करने के लिए प्रेस की सताइश की। उन्होंने मीडिया को मुनसिफाना मकासद और अपनी रिपोर्टिंग में दुरुस्तगी रखने का मशवरा दिया और ख़बरों में मिलावट के लिए रुझानात और हिस्सासियत से बचना चाहिए। हमारी रिपोर्टिंग में बड़ी खबरों के लिए सबसे बड़ा किला होना चाहिए। वेंकैया नायडू ने कोविड-19 वबा के दौरान बेहतर खिदमात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों की भी सताइश की। Digital presence are the worst hit and they require hand holding in this transition towards online platform. हमारे देश में भारतीय भाषाओं में, जिसको आप लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं में, अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी काफी है। इसलिए इस विषय के ऊपर भी हम लोग ध्यान देना चाहिए। This pandemic, my dear sisters and brothers, has underscored the need for adopting flexible and resilient business models by media organizations. Where the media industry is severely impacted, the government has to take the needed steps. This crisis has opened up several opportunities also. More and more people are staying at home and are increasingly relying on the media and the entertainment industry for the latest information and to fight the isolation caused by the lack of social interaction. I read 18 newspapers a day, including newspapers of my mother tongue, Indian language, Hindi, and also English. The huge popularity of the re-telecast of Ramayana and Mahabharata serial is a clear example. The media industry should tap into this increased audience base and explore. मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोविड वबा के दौरान लोगों में बेदारी पैदा करने में मीडिया की खिदमात की तारीफ़ करते हुए आज कहा कि हुकूमत प्रेस की आज़ादी के तईन पुरज़्म है
और प्रेस को दबाने वालों का मजबूती से मुखालिफत करती है। अमित शाह ने अपने ट्वीट के जरिए पैगाम में कहा कि नेशनल प्रेस डे पर मुबारकबाद। हमारा मीडिया हमारे अजीम कौम की बुनियाद मजबूत करने की सिमत में बगैर थके काम कर रहा है। मोदी हुकूमत प्रेस की आज़ादी के तई पुरअज़्म है और प्रेस को दबाने वालों का मजबूती से मुखालिफत करती है। कोविड वबा के दौरान लोगों को बेदार करने में मीडिया की खिदमत की तारीफ़ करता हूँ। वाज़ेह है कि 4 जुलाई 1966 को हिंदुस्तान में प्रेस काउंसिल का क़याम अमल में आया था, जिसने 16 नवंबर 1966 से काम शुरू किया। तभी से 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के तौर पर मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कॉपन की जमानत की दरखास्त पर समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को इस मामले में नोटिस जारी किया। अदालत ने यूपी हुकूमत से तफसीली जवाब दाखिल करने को कहा। कपिन को यूपी पुलिस ने हाथरस जाते हुए गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म कुपन की जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुपन से जमानत के इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट जमानत मंजूर नहीं करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ज़ेरे इल्तिवा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में केरला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुतालबा किया गया है कि सहाफ़ी सिद्दीक कुपन जो हाथरस के हादसे की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, उनको यूपी पुलिस की तहवील से अदालत में पेश किया जाए, जबकि हैबस कॉर्पस की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया था। दरखास्त में यह भी कहा गया कि यूपी हुकूमत ने सिद्दीक के वालिदैन या उनके साथियों को गिरफ्तारी और नज़रबंदी की जगह के बारे में आगाह नहीं किया। यूपी पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ कुपन समेत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन चारों अफराद को मथुरा में हाथरस जाते हुए गिरफ्तार किया गया था और वो मुतासरा अफराद के अहले खाना से मिलने जा रहे थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जनसत्ता पर शाये खबर का लिंक शेयर किया, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद से अब तक अडानी की दौलत में 230% का इजाफा हुआ है। इस खबर के साथ राहुल गांधी ने सवाल किया और आपकी इस मुख्तसर ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया है और एक बार फिर ये वाजे करने की कोशिश की है कि मोदी हुकूमत में चंद सरमायाकारों को ही फ़ायदा हुआ है, आम लोग बुरी तरह खसारे में हैं। अडानी की दौलत में हुए इस इजाफे से मुतालिक रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में शाये हुई है, जिसके हवाले से हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता ने एक तफसीली खबर पोस्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की मिल्कियत इस वक्त तकरीबन 26 अरब डॉलर है और ये 2014 के मुकाबले में 230% बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खुसूसी तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी और एयरपोर्ट व पोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में अडानी ग्रुप की शराकतदारी तेज़ी से बढ़ी है। दरअसल गौतम अडानी के ताल्लुकात नरेंद्र मोदी से बहुत पुराने हैं। बताया जाता है कि 2003 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात फसाद को लेकर तनकीदों का सामना कर रहे थे, तब गौतम अडानी ने उन्हें सपोर्ट किया था। ऐसी भी खबरें हैं कि 2014 में बीजेपी की तारीखी फतेह के बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए थे तो अडानी के प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया था। अडानी की मोदी से पुरानी खुरावत के सबब ही मौजूदा वक्त में उनकी मिल्कियत में लगातार इजाफे पर उंगलियां उठ रही हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के खराब मुजाहरे पर पार्टी कायद कपिल सिब्बल ने टॉप लीडरशिप यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने शायद हर इलेक्शन में हार को ही अपना नसीब मान लिया है। सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि बिहार के इंतखाबात और दूसरे रियासतों के ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अब तक टॉप लीडरशिप की राय तक सामने नहीं आई है। शायद उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा है और इसे मामूली ये खरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ लीडरशिप के आसपास के लोगों की आवाज़ें पहुंचती हैं, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है। सिब्बल का कहना है कि बिहार और ज़मीनी इंतखाबात के नताइज से ऐसा लग रहा है कि मुल्क की जनता कांग्रेस को असरदार नहीं मान रही है। गुजरात ज़मीनी इंतखाबात में हमें एक सीट भी नहीं मिली। लोकसभा इंतखाबात में भी यही हाल हुआ था। उत्तर प्रदेश के ज़मीनी इंतखाबात में कुछ सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट्स को 2% से भी कम वोट मिले। गुजरात में हमारे 3 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने 6 सालों में कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया है और तो फिलहाल उसकी कैसे उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कमज़ोरियों का पता है, ये भी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर क्या मसाइल हैं। शायद सबको इनका हल भी पता है, लेकिन कोई इन मसाइल को हल करना नहीं चाहता है।
वादिया कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद पीर की सुबह से ही मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ होना शुरू हो गई है और दिन में कई बार सूरज भी गहरे बादलों की ओर से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। महकमा मौसमियात के इलाकाई नाजिम सोनम लटुस ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि वादिया कश्मीर में अगले एक हफ्ते तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क ही रहेगा। ताहम उनका कहना था कि इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश या बर्फबारी मुतवक्को है। दरियासना इंतज़ामिया ने सरहदी ज़िले कुपवारा और बांडीपुरा में दरमियानी दर्जे जबकि ज़िले गांदरबल और बारामूला में छोटे दर्जे की बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग जारी की है। वादिया कश्मीर में पीर की सुबह से ही मौसम में बतदरीज बेहतरी होना शुरू हुई है और दिन में लोगों को कई बार सूरज का दीदार भी नसीब हुआ। गंडोला गाड़ी है, उनका चेन देखो, बिना चेन के कहाँ जाएगी? नहीं, नीचे जो है ना, अभी टूरिस्ट भी बोलते हैं नीचे हमारी गाड़ी जाएगी। जब आती है ना, फंस जाती है, फिर बोलते हैं और है कोई गाड़ी? अच्छा अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना की हालत अब भी बेकाबू है। ब्रिटिश वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इतवार के रोज़ वो एक पॉजिटिव शख्स के राब्ते में आए थे। डाउनिंग स्ट्रीट के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से ही काम जारी रखेंगे। इससे पहले जॉनसन मुतासिर होने पर 3 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। इसी बीच अमेरिका में पिछले हफ्ते 10 लाख नए केसेस आए। यहाँ मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 10 लाख के पार हो गई है। दुनिया भर में आज रात 8 बजे तक कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा 5.5 करोड़ के करीब पहुंच गया है। 13,26,860 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,82,43,617 लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अब भी 1 करोड़ 54 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ेरे इलाज हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के 30,548 नए केसेस के बाद मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 88,45,127 हो गई है। इस दौरान 82,49,579 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मजीद 435 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की तादाद बढ़कर 1,30,070 हो गई है। मुल्क में मुसलसिल 6 दिन तक ज़ेरे इलाज अफराद की तादाद 5 लाख से कम रही। फिलहाल 4,65,478 अफराद ज़ेरे इलाज हैं, जो कि कुल केसेस का 5.26% यानी 5.26% है। आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में 82,49,579 अफराद सेहतियाब होने के बाद मरीजों की सेहतियाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 93.27% है और फैटेलिटी रेट 1.47% है। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी कमी हो रही है और इतवार के रोज़ सिर्फ 502 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद अब तक 2,57,876 हो गई है और मरने वालों की मजमूई तादाद 1,407 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में 141 केसेस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद अहमद पटेल की हालत तशवीशनाक हो गई है। उन्हें मेट्रो हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अहमद पटेल को अक्टूबर की इब्तिदा में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था।
राहुल गांधी ने उनकी आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि पार्टी को हर कदम पर उनकी मजबूत रहनुमाई की ज़रूरत है। उनके बेटे फैसल पटेल ने बताया कि उन्हें आईसीयू में शरीक किया गया है, ताहम उनकी सेहत मुस्तहकम है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पीर के रोज़ कहा है कि दुनिया कोविड-19 वबा से मुंसलिक एक सस्ते और काबिल रसा वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पीर के रोज़ दक्कन मुकालमे के तीसरे मरहले से खिताब कर रहे थे। ये वजारत ख़ारजा के इक़दाम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM हैदराबाद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किया जाता है। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा ने दुनिया के तमाम ममालिक से अपील की है कि वह इस बहरान पर काबू पाएँ और मुश्तरका सोच के साथ आगे बढ़े। एस जयशंकर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा को कोरोना वबा की वैक्सीन सबको मुनासिब कीमतों पर मुहैया करने में मदद देने का वादा किया है और दुनिया भर में अपने हम मनसबों से बातचीत करते हुए उन्हें यह महसूस किया है कि इसका इंतज़ार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान पहला मुल्क बन गया है जो इंसानी बहरानों में मदद के लिए आगे आया है, चाहे वो नेपाल का ज़लज़ला हो, यमन की खाना जंगी हो या मोज़ाम्बिक में तूफ़ान हो और श्रीलंका में लैंडस्लाइडिंग हो। हिंदुस्तान ने पहल करके मदद की है। जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान की कोशिशों से दुनिया में दहशतगर्दी और उनके खाकों के बारे में शऊर पैदा हुआ है। Industrial economy like ours should have. We actually created an employment challenge by becoming over-dependent on imports. And in doing so, we neglected what is my principal message to you today: adequate awareness of the world. In the name of openness, we have allowed subsidized products and unfair production advantages from abroad to prevail. And all the while, this was justified by the mantra of an open and globalized economy. It was quite extraordinary that an economy as attractive as India allowed the framework to be set by others. With the passage of time, our predicament became increasingly serious. The choice was to double down on an approach whose damaging consequences were already apparent, or to have the courage to think through the problem for ourselves. We chose the latter. This is not an issue of just trade or even of economy. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम और सपोर्टिंग स्टाफ कोरोना वायरस जांच में नेगेटिव पाए गए, जिससे खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। हाल ही में यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शाह और मोहम्मद सिराज समेत कई खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बीसीसीआई ने ट्विटर पर खिलाड़ियों की आउटडोर प्रैक्टिस और जिम सेशन की तस्वीरें डाली। इसमें स्पिनर कुलदीप यादव, तेज गेंदबाज उमेश यादव, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और चेतेश्वर पुजारा प्रैक्टिस करते देखे गए। तस्वीरों में तेज गेंदबाज टी नटराजन और दीपक चाहर भी नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया इस वक्त 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड पर है और पहली कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियाई टूर 27 नवंबर से शुरू होगा और 19 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान टीम 27 नवंबर से 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। इस दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने खिलाड़ियों के खानदानों को भी साथ में ठहरने की इजाज़त दी है और उन्हें भी क्वारंटाइन प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।